PK370 is the mother of all basmatis and it originates from Kolotarat district, Hafizabad, which is again present day Pakistan. इंडिया पुराना डके तो मशहूर है, तो ये इसी तरीके से हो सकता है वो बासमती का बीज भी ले गए। टाइम पे तो फिलहाल एक्टिवली तो यूरोपियन यूनियन में ही है, बट ये 13 से 14 मुल्कों में जा चुका है और अभी हमारा वहाँ पे इनिशियल स्टेज है जस्ट फॉर ऑपोजिशन। उसमें मजीद क्वेरीज या उसके अंदर मजीद बहस अभी तक शुरू नहीं हुई। यूरोपियन मार्केट या वो मार्केट के जहाँ पर कंप्लायंट चावल की जरूरत है, वहां पर आज भी ये होता है कि पैकेजिंग इंडियन होती है लेकिन अंदर चावल पाकिस्तानी। ये वो बाबुओं ने तो नहीं रखना डाला कि इतने पैसे आ रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये जी अब गवर्नमेंट के मामलात हैं, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को नज़र आया है। एक नया सीड जो कि हमारे पाकिस्तान की एक प्राइवेट सीड कंपनी ने मुतारिफ कराया है, वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर वो इस हद तक सीड तैयार हो चुका होगा कि वो हमारा पूरा ये एरिया अंडर कल्टिवेशन बासमती में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक फैसल साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। तो नौजवान है मलिक साहब, बड़े नाजुक कंधों में बड़ा अहम बोझ है इनके। तो इनसे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, ये भारत का जो क्लेम है कि बासमती राइस उसका है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है और पाकिस्तान इस केस को एक सतह पर तो हम कहेंगे कि भारत को शिकस्त हुई है यूरोपीय यूनियन में जो पाकिस्तान का क्लेम था, मजीद आगे हम क्या तवक्कुआत कर रहे हैं और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मलिक साहब, भारत हमेशा ही ये अपने पाकिस्तान के साथ जो है वो टसल लगा के बैठा रहता है, कभी किसी इशू पे कभी किसी इशू पे। तो अब ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है राइस की, खासतौर पर बासमती राइस की, इसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। भारत वहां पे भी कह रहा है कि ये हमारा क्लेम है, हालांकि मैंने जो रिसर्च की है, स्टडीज की हैं, उससे तो यही साबित होता है कि ये तो पाकिस्तान में जब तकसीम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे ये ज्यादा कल्टीवेट होता था। आपके पास क्या हकायक है, नाजरीन को क्या कहेंगे इस हवाले में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। बासमती चावल जो है हिस्टोरिकली इट हैज ऑलवेज बीन फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया जो ये क्लेम कहता है कि द सोल राइट्स फॉर बासमती लाइज विद इंडिया, ये पूरी दुनिया को इंडिया अपना एक फाइनेंशियल मसल या एक अपना आप कह लें कि एक बड़ी इकोनॉमी होने के नाते और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होने के नाते वो इस चीज का फायदा उठाता है और ये कहता है कि बासमती चावल जो है वो इंडियन है। आई डिसएग्री, वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। अब बेवकूफ कैसे बना रहा है? तो हिंदू बनिया तो शुरू से यही करता आ रहा, बस वो आज के दौर में भी यही है और इसको हम फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बासमती राइट्स हैं, दे विल डेफिनेटली कम टू पाकिस्तान। लेकिन दुनिया आज जो इतना एडवांस दौर है, सोशल मीडिया या अवेयरनेस बंदे बंदे के पास है, ये कहना कि भाई इंडिया के पास बासमती है तो वो फिर दुनिया समझती है इस बात को। हिस्टोरिकली मैं थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चला जाता हूँ। 1766 के अंदर जो हीर वारिस शाह जो एक मशहूर जो जिनकी शायरियां पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल थी और आज भी हम उनकी शायरियों का अक्सर जिक्र करते हैं, तो उनकी शायरियों में बासमती का जिक्र बारहा आया। कितनी ऐसे उनके शेर हैं कि जिनके अंदर बासमती को उन्होंने वाज़िया तौर पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब वो जो हीर वारिस शाह थे वो जंडियाला शेर खान से थे। ही वाज ब्रॉट एंड रेज्ड इन जंडियाला शेर खान। वो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, शेखुपुरा। अच्छा, फिर उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ करता था पाकिस्तान पे और जब पाकिस्तान इंडिया एक था प्री पार्टीशन 1947 से पहले, तो काला शकाकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1926 में बनाया गया था। अच्छा, 1926 में जब वो बन जाता है तो उस टाइम पे एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है जो कि 5 साल रिसर्च थी फ्रॉम 1927 टू 1932। उस 5 साल रिसर्च की कंक्लूजन क्या थी कि PK370 इज द मदर ऑफ ऑल बासमतीज। ये पीके से मुराद पाकिस्तान? जी बिल्कुल। PK370 is the mother of all basmatis and it originates from Kolotarat district, Hafizabad, which is again present day Pakistan. सही। अच्छा, ये भी वो हमारे पास पूरे रिपोर्ट्स मौजूद थे। फिर गवर्नमेंट गैजेटेज, हमारी लाइब्रेरीज में आप चले जाएं तो बेशतर जगहों के ऊपर आपको ये किताबों में जगह जगह मिलेगा कि बासमती चावल पाकिस्तान में हमेशा से पैदा होता रहा है। दूसरे नंबर पे ये कि बासमती की डेफिनेशन क्या है। बास मींस फ्रेग्रेंस, मती जो है वो दाना। इन ट्रू डेफिनेशन ऑफ बासमती जो PK370 है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल बासमतीज। और ये इसकी डेफिनेशन ये है कि इट कम्स फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, कि जो हमारा एरिया है इन बिटवीन द रिवर्स ऑफ इंडस एंड चेनाब, ये वो एरिया है, इसमें काश किया गया जो चावल है, बासमती सीड है, वो बासमती कहलाएगा। इस एरिया से बाहर काश किया गया जो चावल होगा वो बासमती नहीं कहलाया जाता। क्या वो एक फेक प्रोडक्ट लेते रहे हैं? अगर इंडिया ये कहता है कि बासमती उनका है, क्या ये पाकिस्तान का कहना
कि भाई इंडिया का बासमती नहीं है, फिर हम भी गलत बयानी कर रहे होंगे। दिस वॉज अ ग्रेन विच वॉज ग्रोन प्री पार्टीशन, जब ये दोनों मुल्क एक हुआ करते थे, बाद में ये मुल्क अलहदा हो गए, और ये एरिया अंडर कल्टीवेशन वही है जो प्री पार्टीशन भी बासमती काश्त करता था और आज भी बासमती काश्त कर रहा है और करता रहेगा। इंडिया का ये क्लेम कि ये पाकिस्तान इंडिया इज द सोल ओनर ऑफ बासमती इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और वो दुनिया को एज यूजुअल अपना फाइनेंशियल मसल यूज करते हुए, मीडिया को यूज करते हुए दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है, पर ये नहीं होगा। जिस तरह वो फेक लैब्स थी, डिसइंफॉर्मेशन लैब्स, इसी तरह की एक कहानी मैं पढ़ भी रहा था, और एक बड़ा नामवर नाम है रॉयटर्स, उसकी खबर में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि ये 1965 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडियन फौजी आए, उन्होंने यहाँ से सीड चुराया और फिर लेके वो इंडिया चले गए, वहां पे उन्होंने दोबारा उसकी कल्टीवेशन मजीद बढ़ाई। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, इसमें कोई मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता, नॉर आई वुड बी एबल टू एक्सेप्ट दिस, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जब जंग हुई, और क्योंकि जंग के एरिया में यकीनन उस टाइम पे भी बासमती एरियाज में भी, सियालकोट रीजन, बिल्कुल, जब अब सियालकोट हमारा वन ऑफ द मोस्ट कंप्लायंट रीजन है, वहां की तो बासमती यूरोप में एक्सपोर्ट होती है, तो उस रीजन में अगर आकर उस टाइम पे फसल लगी हो, उसका अगर वो बीज ले गए होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इंडिया पुराना डकैत तो मशहूर है, तो ये इसी तरीके से हो सकता है वो बासमती का बीज भी ले गए हों। विंग जो हमारे बैठे टीआईओ हैं वो ब्रसल्स में इसको बखूबी निभा रहे हैं, मिनकॉम भी हमारे साथ, हम तकरीबन जब भी कोई क्वेरीज आती हैं तो हम और मिनकॉम सर जोड़कर बैठ जाते हैं, और उसमें जो भी उसका बेहतर लाएमल या जो भी बेहतर जवाब बनते हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी आपका बासमती के हवाले से भी चल रहा है? नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, हम लोग अब इसको दुनिया के बेशतर ममालिक में जाकर रजिस्टर करने लगे हैं, उसमें सऊदीया हमारा नेक्स्ट टारगेट है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बासमती मार्केट्स इन द वर्ल्ड। और जो दुनिया के वो ममालिक है जहां पर भी इंडिया अपना केस अगर पहले फाइल कर देते तो हम उसको अपोज कर देते हैं जाकर। अभी कहाँ कहाँ पे मजीद आपके ये केस चल रहे हैं इंडिया? हमारा जी इस टाइम पे तो फिलहाल एक्टिवली तो यूरोपियन यूनियन में ही है, बट ये 13 से 14 मुल्कों में जा चुका है, और अभी हमारा वहां पे इनिशियल स्टेज है जस्ट फॉर ऑपोजिशन, उसमें मजीद क्वेरीज या उसके अंदर मजीद बहस अभी तक शुरू नहीं हुई। अच्छा, ये भी सर खबरें आती रही, हम सुनते भी रहे सोशल मीडिया पे कि यहाँ से लोग जो बाहर चावल एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस, वहां से लेके उस पर मेड इन इंडिया का टैग लगा के 2 नंबरी करते हैं हर सतह पे, वो करके और बाहर मार्केट्स में सेल कर देते हैं। फिर वैल्यू एडिशन इस वक्त दुनिया में बड़ा एक उसका ट्रेंड है, हम खाली चावल ही बेच देते हैं, हम उसकी वैल्यू एडिशन करके उसकी बाय प्रोडक्ट्स बेच क्यों नहीं पा रहे? इसमें क्या चीजें रुकावट बन रही है? देखिए जी, हमारे जो पहली आपकी बात थी कि इंडिया पाकिस्तानी पैकेजिंग को यूज करता है, ये अब आई थिंक काफी एक पुराना क्लेम था कि जो एक वर्ड ऑफ माउथ बन गया, बट यूरोपियन मार्केट या वो मार्केट्स के जहां पर कंप्लायंट चावल की जरूरत है, वहां पर आज भी ये होता है कि पैकेजिंग इंडियन होती है लेकिन अंदर चावल पाकिस्तानी होता है। जो नॉन कंप्लायंट मार्केट्स हैं, सऊदी हो गया या जो आपके मिडिल ईस्ट ओरिजिन हैं, जहां पर बासमती ज्यादा जाती है, वहां पर अब ये नहीं होता, क्योंकि इंडिया की कीमतें हमसे बहुत कम है। वो भी वक्त था जब पाकिस्तानी चावल इंडिया से सस्ता होता था, इंडिया महंगा होता था, तो इंडिया ये प्रैक्टिस करता था कि क्योंकि पाकिस्तानी बासमती सस्ती थी तो उसको अपनी पैकेजिंग में ये डाला करते थे, बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर। कुछ जगहों पर है, कुछ पर ये नहीं है। ये महंगा होने की क्या वजह थी? डिफरेंस क्यों था? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी। इंडिया में आप बिजली के रेट देखें, फार्मर इनपुट कॉस्ट देखें, अगर आप फार्म लेवल से हम शुरू करें, उनके पास जो सीड कंपनीज उनकी सीड कॉस्ट से शुरू हो जाए, उनके आप जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उस पर आ जाएं, फिर उसके बाद उनकी जो आप डीजल की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, फिर ऊपर आते हैं जो प्रोसेसर्स हैं, उनको जो सहूलियात मौजूद हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, जो जिस रेट पे वो बिजली पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो टैक्सेस हैं वहां पर इंडिया में, या जो आपके जो फिर बाद में एक्सपोर्ट चार्जेस जिस तरह के हम पे करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई चीज इंडियंस को नहीं पे करनी पड़ती, और उनकी जितनी भी इनपुट कॉस्ट हैं, मैं ये कहने में बड़ा कॉन्फिडेंस रखूंगा कि वो हमसे आधी हैं शायद। तो ये सारी चीजें हमारी हुकूमत को नहीं पता कि हमारा किसान इसकी वजह से बड़ा सफर कर रहा है, हमारी प्रोडक्शन सफर कर रही है। अब स्पेसिफिकली ये जो SIFC बनाई है हमने, उसकी एक टास्क फोर्स है जो एग्रीकल्चर रिवाइवल के लिए काम कर रही है, फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग का हम फार्मूला लेके आ रहे हैं। तो ये इन लोगों को नहीं एहसास कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, हम compete नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं? कोई आप लोगों से उनकी डेलिब्रेशंस होती है, मुशावरत होती है? देखिए जी, बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट को हमेशा रिकमेंडेशंस दी हैं। हम लोग तो ये अब बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, हर साल हम लोग $2.5 अरब तो ऑन एवरेज कमा कर देते रहे, और पिछले कुछ सालों से हम लोग अब बढ़कर इसको $4 अरब तक ले आए हैं। आगे आने वाले वक्तों में हमारे टारगेट्स हैं इंशाल्लाह, आज से 7-8 साल बाद यही आपके पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टिंग सेगमेंट होगा। बदकिस्मती ये है कि जब हमने $4 अरब की एक्सपोर्ट की, गवर्नमेंट ने हमारे पे जो पहले
हमें एक फिक्स टैक्स रिजीम थी, उसमें हम 1.5% एक टैक्स दिया करते थे, उसको बढ़ाकर 2.5% कर दिया। तो ये तो सबसे पहले गवर्नमेंट का हमें गिफ्ट ये मिला $4 अरब एक्सपोर्ट करने का। अच्छे बच्चे को सजा ज्यादा मिलती है। बस ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में सही। कि जब भी कोई चीज बेहतर हो रही होती है तो उसको, खैर वो एक हमने चीज फेस की, बट वी कोप्ड अप विद इट। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस औरंगजेब साहब समझदार आदमी है, उनके साथ हम लोगों की इस बारे में गुफ्तगू भी हुई और शायद आने वाले बजट के अंदर इसके ऊपर कोई जेर बहस चल रही है चीजें, तो हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी भी आए। बट जहां तक आपने बात की SIFC की, देखें SIFC इज अ प्लेटफॉर्म के जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। जो रिसोर्सेज या जो बैन अवी सतह पर SIFC पर ट्रस्ट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी और इदारे पर है। हम SIFC के साथ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हम उनसे वक्फे वक्फे से अपने मसाइल डिस्कस करते रहते हैं और इंशाल्लाह इन सिंक विद GPI एंड SIFC हमने जो टारगेट्स दिए हैं गवर्नमेंट को या जो SIFC को हमने दिए हैं, हम इंशाल्लाह उनको पूरा करके दिखाएंगे। और राइस सेक्टर का मैं आपको एक और बता दूं, जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में आई थी तो पहले 4-5 साल में हमने $300 मिलियन की एक्सपोर्ट अचीव की। उस टाइम पर जो रीप में जो चेयरमैन थे, उन्होंने जाकर मिनकॉम को ये कहा और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि हम $300 मिलियन से एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $1 अरब पे ले जाएंगे। इस बात को मजाक समझा गया। हमने 2 साल के अंदर $1 अरब अचीव की, फिर हमने क्लेम करना शुरू कर दिया हम $2 अरब करेंगे, उसको भी मजाक समझा गया। अल्लाह के फजलो करम से सन 2002 में या 3 में हमने $2 अरब भी अचीव कर लिया। 2020 में मैं सीनियर वाइस चेयरमैन था, मैंने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग जो वजीर आजम हेड करते हैं उसमें हमने प्रेजेंट किया रोड टू $5 बिलियन इंडस्ट्री। ये बात है 2020 की, जब खान साहब वजीर आजम थे। तो उस टाइम पे जब हमने प्रेजेंट किया तब हमारी एक्सपोर्ट थी $2.5 अरब। हमने उनको ये बात की कि हम 2026 तक ये एक्सपोर्ट को $5 अरब से ले जाएंगे। अल्लाह की करनी हुई, हमने ये भी अचीव करके दिखा रहे थे। हमने तो जो प्लान दिया हुआ था 2024 में हमने $4 अरब किया। फिर कुछ ऐसे मामलात हुए कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट की करेक्शन रिक्वायर्ड थी कि जो गवर्नमेंट ने समझा कि ये होना चाहिए, और वो जब गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर होने लग गई। ये वो बाबुओं ने तो नहीं रखना डाला कि इतने पैसे आ रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये जी अब गवर्नमेंट के मामलात हैं, अब इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को नजर आया है कि वगरना गवर्नमेंट को तो शौक नहीं है कि वो मामलात को खराब करे। कुछ मामलात उनको गड़बड़ नजर आए होंगे जो हमारे इल्म में नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने उस डिपार्टमेंट को जो है वो अपग्रेड भी कर रहे हैं और उसकी ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन प्रोसेस में कहूंगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई। ये जो हमारा केस है, इससे इसके आउटकम कब तक हम मतवक्का करें कि ये हम इंटरनेशनली जो हमारा क्लेम है, जो इंडिया का क्लेम है, उसको निगेट करके हम जीतने की पोजीशन में होंगे। यूरोपीय यूनियन में तो आपने कहा कि उन्होंने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, बाकी जिन एरियाज में डिस्प्यूट चल रहा है वो एक्सपेक्टेड कब तक है कि हम जीत जाएंगे और भारत को एक दफा फिर शर्मिंदगी का सामना करना है? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई टाइमलाइन जो तो इनिशियली तौर पे डिफाइंड थी वो तो 3-3 माह के पहले 2 इनिशियल फेजेस थे, फिर उसमें बाद में बढ़ा के 6 माह किया गया। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसके अंदर मजीद कितना टाइम लगेगा ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। दिस लाइज विद द यूरोपियन यूनियन प्योरली। वो जब उनके पास डॉक्यूमेंटेशन और जब वो रजामंद हो जाएंगे इस चीज पे कि नाउ वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और उनके पास जब सारे शवाहिद आ जाएंगे तो वो किसी पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। लास्ट पे सर, ये बासमती अपनी जगह पे एक अहमियत रखता है, लेकिन लोग अब जल्दी फसल लेने के चक्कर में और ज्यादा लेने के चक्कर में हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा कल्टीवेशन एरिया कम हुआ है या वो एज इट इज इतना मौजूद है? फॉर द टाइम बिंग हमें इफेक्ट आया है। हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन जो होना चाहिए था डिजायर्ड लेवल नहीं मिला हमें, लेकिन खुशाइन ये है कि एक नया सीड जो कि हमारे पाकिस्तान की एक प्राइवेट सीड कंपनी ने मुतारिफ कराया है, वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर वो इस हद तक सीड तैयार हो चुका होगा कि वो हमारा पूरा ये एरिया अंडर कल्टीवेशन बासमती में तब्दील हो जाएगा। ये सीड प्रोसेस और फार्मिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये रातों रात होने वाले मामलात नहीं है। तो 2026 में हम ये मुतवक्के कर रहे हैं, हमारी ये मुतवक्के है कि वे जो बासमती का एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो आज की निस्बत डबल होगा।